चैप्टर का नाम व्हेन पीपल रिबेल, कब से कब तक 1857 एंड आफ्टर। उसके बाद और याद करो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में? 1600। मतलब एक सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं कि 1600 में उसे चार्टर मिल गया था ईस्ट में जो भी कंट्री से उनका ट्रेड करने का। पॉइंट अगर हम देखते हैं ब्रिटिश कंपनी की तरफ से तो इनको लगभग 257 ईयर्स लगे प्रॉपर तरीके से इंडिया पे कंट्रोल करने में। इसके बाद लगातार अब ब्रिटिश रूल रहेगा कब तक? 1947। तो आप देखो 7 देखने को मिल रहा है आपको, 57, 47 इस तरीके से। इस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा अप्रोक्सीमेटली ईयर्स जो इसमें कंज्यूम है। अब देखिए लोग नाराज क्यों थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से? अब ऐसा तो है नहीं कि क्वीन उनको देखने में अच्छी नहीं लग रही थी इस वजह से नाराज थे पब्लिक, नहीं। सिंपल सी बात है, लोग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स कोई भी क्यों नाराज होता है? क्योंकि जो पॉलिसीज होती है ना वो सही नहीं होती है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर। ठीक है। जब कभी भी पॉलिसी, सपोज करो कि आप रोड पर चल रहे हो और गवर्नमेंट ये बोले कि जितने भी लोग रोड पर ट्रेवल करते हैं उन लोगों से टैक्स लिया जाएगा, फिर वही लोग टैक्स पे नहीं करेंगे जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुछ भी इरेगुलर कोई लॉ बना दिया जाए तो उस केस में होगा क्या? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? उससे अफेक्टेड होगी। और जब रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बने हुए हों जिसका इम्पैक्ट लाइफ पे डायरेक्टली पड़ता है तो या तो इंसान हैप्पी हो जाएगा अगर अच्छा रूल है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर अच्छा नहीं है तो वो उससे नाराज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इंडियंस को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। तो मैं पढ़ता हो जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। बाकी आप लोगों का अगर कुछ मिस हो जाता है तो सेम डे, यानी जैसे कि आज पढ़ाएंगे कल दोपहर तक, मोस्टली मैंने टाइम रखा हुआ है 12 बजे या फिर 1 बजे, कल 12 बजे या 1 बजे आपको सब वीडियो दिख जाएगा। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखते हुए, अंडरलाइन करके आपको याद कर लेना है। जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना ही एनसीईआरटी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एनसीईआरटी से, बाकी कहीं से आएगा अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी से सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। So in the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on the different people. हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज कैसे रही और उन पॉलिसीज ने पब्लिक को किस तरीके से अफेक्ट किया। कौन कौन आएगा पब्लिक के अंदर? किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स were all affected in different way। यानी सोसाइटी का हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से उससे अफेक्टेड हो रहा है। अब उनके क्या क्या दिक्कतें होंगी? सबसे पहली जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ये हुई कि नवाब्स लूज देयर पावर। जितने भी छोटे मोटे बड़े राजा या नवाब लोग थे ना, उनकी पावर धीमे धीमे खत्म होने लग गई। कैसे हो रही है वो देखिए। Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode। Mid-18th century, 18th century मतलब कितना आएगा? ये 1950 या फिर 1850 या फिर 1750, कौन सा आएगा? 1750। वेरी गुड। तो 1750 से ही ये देखा जाने लग गया था। 1750। हाँ, 1750 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 1715 से ही ये लगने लग गया था कि जो राजा हैं, नवाब हैं, उनकी पावर धीमे धीमे कम हो रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटीज एंड ऑनर। उनके अधिकार, उनका सम्मान ये धीमे धीमे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। कैसे कैसे कम हो रहा है वो देखेंगे। रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स
the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. Sorry. बोल रहे हैं कि एक रेजिडेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाएगा उनके एम्पायर के अंदर, जो देखेगा कि कोर्ट किस तरीके से रन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, रूलर्स क्या डिसीजंस लेंगे, पब्लिक की भलाई में कौन से डिसीजंस हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। और इन डिफरेंट पॉलिसीज से हो ये रहा था कि पब्लिक के रिगार्डिंग जो राजा के रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे और जो पावर होंगी वो धीमे धीमे क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये पावर स्टेजेस में, यानी एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, इस तरीके से कौन हड़प ले रहा है, किसके पास चली जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. तो बताना चाहिए कई सारी डायनेस्टीज ने या कई सारी रूलर्स की जो फैमिलीज थी उन्होंने नेगोशिएशन करना चाहा, बातचीत करनी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि उनका एम्पायर उनके पास बना रहे। उन्हीं में से एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई का, जिनमें उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड सन है वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी या वारिस, हेयर यानी वारिस, डिक्लेयर किया जाए उनके किंगडम का, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। ठीक है। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, pleaded that he given his father's pension when the latter died. कहने वाली बात यह है, नाना साहब ये चाहते थे कि पेशवा बाजीराव सेकंड को जो पेंशन मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो पेंशन किसको दी जाए, नाना साहिब को दी जाए, जबकि बाजीराव की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। However, the company, confident of its superiority and military power, turned down these pleas. और ब्रिटिश की कंपनी को बिल्कुल लग रहा था कि वो इतनी कैपेबल है, इतनी सक्षम है कि वो इन सभी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दे और तब भी वो हर एक तरीके से होने वाले प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है। और ऐसा हुआ भी कि वो डिनाई करेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट भी होगी और ब्रिटिशर्स उसको हैंडल भी कर लेंगे। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड। ये अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट जो टेरिटरी अनेक्स की गई वो कौन सी थी, अवध। ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इन 1800 a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territories was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. क्या बात बोली जा रही है कि प्रॉपर तरीके से, यानी पूरी तरीके से 1856 में अवध वाला एरिया जो है उस पर ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिश ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था और अब प्रॉपर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसीलिए इसको ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में मर्ज किया जा रहा है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, या फिर कंपनी रूल से हम बोल सकते हैं। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to end. और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी सोचने लग गई कि किस तरीके से मुगल एम्पायर को खत्म करना है। कैसे करना है देखिए वन बाय वन। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. कंपनी को जो कॉइन बनाने का राइट मिला हुआ था, उन कॉइन्स के ऊपर पहले कंपलसरी था कि मुगल रूलर की इमेज यानी फोटो होगी, बट अब कंपनी ने ऐसे कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया जिस पर मुगल रूलर की फोटो या फिर इमेज नहीं होगी। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. और डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया कि जैसे ही बहादुर शाह जफर की डेथ होगी वैसे ही उनकी फैमिली को रेड फोर्ट खाली करना होगा, कहीं दूसरी जगह पे रहना होगा। ठीक है। एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन, और उनको एक अलग जगह दी जाएगी, वहां पे उनको रहना होगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिन डिसाइडेड दैट
Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as a king. They would just be called princes. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखिएगा। इस वजह से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई भी किंग नहीं होगा, बाकी सभी लोग क्या होंगे, प्रिंस होंगे। तो ये है गवर्नर जनरल कैनिन। दूसरी बात, ठीक है, कि गवर्नर जनरल कैनिन के थ्रू 1856 में ये बोला गया कि लास्ट मुगल किंग कौन होगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद कोई भी मुगल किंग नहीं बनेगा। हाँ जी बोलिए। जी यहाँ दो दो गवर्नर जनरल है। दो जैसे कि बताएं। डलहौसी और कैनिंग। डलहौजी 1849 में है, ठीक है। मतलब चेंज और हुआ था। हाँ, कैनिन 1856 में है। पहली बात तो ये प्रेसिडेंट की तरह होती है, हमारी कंट्री से प्रेसिडेंट है ना, वही उस टाइम कौन थे, गवर्नर जनरल थे। दूसरी चीज 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। उन तीनों प्रेसिडेंसीज में कौन हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो एक ही टाइम में 3 हो सकते हैं, पहली बात तो, ठीक है। मुंबई, ठीक है, मद्रास और बंगाल, ठीक है ना, इन 3 जगह पे अलग अलग 3 गवर्नर, यस सर। ठीक है। और फिर बाद में जाके एक ही पोस्ट कर दी जाएगी, जिसको बोलेंगे वाइसराय, ठीक है। तब वो एक ही होगा, पूरी कंट्री के लिए वाइसराय कौन होगा, एक होंगे। बाकी गवर्नर जनरल बहुत सारे हो सकते हैं हर स्टेट के रिगार्डिंग, वो ब्रिटिश लोग अपॉइंट करते थे, ठीक है। ओके सर। अब आगे देखिए कि 1856 में गवर्नर जनरल जो कैनिन थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि लास्ट मुगल रूलर कौन होगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद कोई भी रूलर नहीं होगा, बाकी सारे क्या माने जाएंगे, प्रिंस माने जाएंगे। ये लाइन याद रखनी है। अगला, द पीजेंट एंड द सिपॉय। देखो पीजेंट सिपॉय, सिपॉय मतलब सिपाही, पीजेंट यानी फार्मर्स, किसान। किसान कहाँ होगा, विलेज एरिया में होगा। विलेज एरिया को क्या बोल रहे हैं यूरोप में, हम लोग बोल रहे हैं कंट्री साइड। विलेज एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्री साइड। देखिए, इन द कंट्री साइड peasants and जमींदार्स resented the high taxes and the rigid method of revenue collection। दिक्कत क्या आ रही है आगे लोगों को, एक तो भाई टैक्सेस बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू कलेक्शन का रिजिड मेथड है। रिजिड मतलब बोल दिया कि 50 रुपए देना है, टैक्स देना है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता, और वो चेंज भी नहीं करना चाहते हैं लोग, इसीलिए बोला गया है रिजिड सिस्टम, ठीक है। आगे देखिए, मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन। कई बार होता ये था कि किसी इंसान ने लैंडलॉर्ड से या मनी लेंडर से लोन ले लिया कुछ रुपीस का, वो लोन दोबारा पे ही नहीं कर पाते थे, और इस चक्कर में उनकी प्रॉपर्टी यानी जमीन भी चली जाया करती थी। और आपको मालूम ही है कि किसान के हाथों से जमीन का चला जाना मतलब क्या है, पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। सर आगे देखिए, द इंडियन सिपॉय इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंडियन, उस टाइम की इंडियन आर्मी, ठीक है ना, ब्रिटिश वाली, उसमें जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज थे। क्यों नाराज थे, क्योंकि मोस्टली जो सोल्जर्स थे ना वो बंगाल से बिलोंग करते थे, यानी अवध के आसपास वाले एरिया से बिलोंग करने वाले लोग थे। और जब इन्होंने देखा कि अवध को ही मिस गवर्नमेंट के फॉर्म में उसे मिला लिया गया है, तो इन अब लोगों के बीच में क्या हो चुके हैं, एक तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसकंटेंट। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। जो सोल्जर्स थे वो अपनी सैलरी से खुश नहीं थे, अलाउंसेस जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं उससे भी हैप्पी नहीं थे, एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस, जिस हालात में सर्विस करनी पड़ रही है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ। और कुछ ऐसे नए नए नियम बन रहे थे जिसकी वजह से उनके रिलीजियस बिलीफ को प्रॉब्लम हो रही थी, यानी धार्मिक भावना आहत हो रही थी। और ये बहुत बड़ी चीज है, जैसे अगर आप पेपर, अभी आप टीवी वगैरह देख रहे होगे न्यूज में, तो देखोगे धार्मिक भावना आहत होने पर दंगे हो जाते हैं। और ये सिपाही यही बोल रहे हैं कि हमारी क्या
हो रही है, हमारी धार्मिक भावना क्या हो रही है, आहत हो रही है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातें? यस सर। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पब्लिक जो आम इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस बेटर कर दी जाए, रिलीजन की फ्रीडम दी जाए उनको, और साथ ही साथ जो चीज़ उनका रिलीजन के अगेंस्ट है वो उनके लिए ना बोला जाए। ये कुछ डिमांड थी इंडियन सोल्जर्स की, लेकिन सिंपल सी बात है, पूरी तो होंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक और बड़ा काम था कि इंडियंस उस टाइम ये मानते थे कि हम अपना देश छोड़कर ओशियन से बियॉन्ड नहीं जाएंगे, यानी 7 समुद्र पार जो हम लोग बोलते हैं ना, वो नहीं जाएंगे। लेकिन इंडियन आर्मी को भेजा गया फाइट करने के लिए बर्मा में। कहाँ भेजा जाएगा? बर्मा। क्या क्या नाम जानते हो, कहाँ है बर्मा? म्यांमार। हाँ, म्यांमार, ठीक है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं मार्क करता हूँ कि many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste। अगर उन्होंने ओशियन पार किया तो उनकी कास्ट और रिलीजन, भ्रष्ट यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, so when in 1824 the Sepoy were told to go to Burma but the sea route to fight for the company, they refused to go follow the order। यानी कहने वाली बात ये है कि जब बोला गया बर्मा जाने के लिए तो कुछ लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, though they agreed to go by the land route, they were several punished, and since the issue did not lie down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो उनको पनिशमेंट दी गई, लेकिन जब 1856 का रिवॉल्ट हो जाएगा उसके बाद बोला जाएगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नहीं जाना चाहते वो ना जाए और जो लोग जाना चाहते हैं वही लोग जाए। लेकिन ध्यान रखना, ये रिवॉल्ट होने के बाद ही कहानी है। रिवॉल्ट होने से पहले तो यही बोल रहे थे कि जहां पर भी बोला जाएगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा सर्विसिंग इंडियन आर्मी। Sepoy also react to what was happening in the countryside। Many of them were peasants and had families live in the village, so the anger of the peasant quickly spread among the Sepoy। और यही गुस्सा जो फार्मर्स के बच्चों में था या फिर जो सोल्जर्स में था, यही गुस्सा वो जल्दी किसी लोगों के बीच में फैल गया, सिपाही लोगों के बीच में। और तभी हम देखते हैं कि रिवॉल्ट होगा जहाँ पे पीजेंट और फार्मर भी मूवमेंट कर रहे होंगे एंड वर्कर लोग भी क्या करेंगे, इसमें मूवमेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बातें? ठीक, ओके। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग रेस्पॉन्स कैसा मिला? ठीक है, तो वही चीज है। तो देखिए पहले जैसे हमने एक बार पहले बात की थी कि इंडियंस ये बोलेंगे कि भैया तो हमारे रिलीजन के मैटर में इंटरफियर ना करो। तो आगे देखिए रिफॉर्म्स जो चेंजेस किए गए उसमें क्या आपको देखने को मिलता है रेस्पॉन्स। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows। English language education was actively promoted। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा कि बोला जा रहा है कि फीमेल की तो एज बढ़ा दी जाए, दूसरा उनको एजुकेशन दी जाए, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ उनको अदर नॉलेज भी मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड रीमैरिज की बात बोली जा रही है कि विडो रीमैरिज होना चाहिए, क्योंकि विडो रीमैरिज से क्या होता है, विडो रीमैरिज का ध्यान रखिएगा। विडो रीमैरिज का मतलब ही ये है कि सोसाइटी में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है वो दोबारा से मैरिज कर ले। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर विडो रीमैरिज की जा रही है तो इसमें अपने आप ही क्या बात समझ में आती है कि क्या चीज बैन हो जाएगी, सती। क्या चीज बैन हो जाएगा? हाँ जी, विडो रीमैरिज का मतलब भी क्या होता है, जब फीमेल बचेगी तो उसकी मैरिज होगी, और अगर बच गई तो इसका मतलब क्या है, क्या नहीं हुई, वो सती नहीं हुई। समझ पा रहे हो ये वाली बात? यस सर। है ना। तो अगर विडो रीमैरिज प्रमोट किया जाएगा तो अपने आप ही सती ट्रेडिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि सती ट्रेडिशन हो ही इसलिए रहा है कि वो रीमैरिज कैसे होगी उनकी ना, और अगर बोल ही दिया जाएगा कि रीमैरिज हो जाएगी तो अपने आप ही सती ट्रेडिशन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगा। आगे और एक चीज वो देखिए,
After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. और होगा ये कि 1830 के बाद कंपनी प्रमोट करेगी क्रिश्चियन रिलीजन को कि भाई क्रिश्चियन हो जाओ, और अगर क्रिश्चियन हो जाओगे तो बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलने का मतलब ही ये है कि उनसे टैक्स कम लिया जाएगा, परेशान कम करेंगे, और साथ ही साथ उनको कुछ बेनिफिट भी मिल रहे होंगे। ये सब इसमें आ जाएगा हमारा रेस्पॉन्स में। आगे देखिए, अगर उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं, यानी पापा की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल सकती है। और जैसे ही ये किया गया तो काफी सारे लोग क्या होंगे, क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा जितना भी केरला वाला जो है पॉपुलेशन, वो सारी की सारी क्या है, कन्वर्टेड है। केरला वाले लोग क्या है, कन्वर्टेड है, ठीक है। अब फिर उनके कस्टम वगैरह होंगे, कुछ सिस्टम्स होंगे, उन सब के बारे में बोला जाता है। पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इतना करती है। अगला है थ्रू द आई ऑफ द पीपल। अगर हम लोगों की नजरों से देखें कि उस टाइम क्या हो रहा था, तो देखिए क्या चल रहा है कि ब्रिटिश लोग हैं, इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है मजहा प्रभा, ये नाम ध्यान रखिएगा, मजहा प्रभा रिटन बाय द विष्णु भट्ट Godse, a Brahmin from a village in Maharashtra. He and his uncle had set out to attest the yajna. अब ये पूरी की पूरी कहानी तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? सर ब्रेक हो रहा है सर सर। वॉइस कट हो रही है। अभी क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अगर कहीं पे ब्रेक होते हो पहले तो बता देना, दूसरे थोड़ा वेट करना है ना, कि कनेक्शन का थोड़ा इशू हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना था, मजहा प्रवास रिटन बाई विष्णु भट्ट। बस इस बुक का राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, उतना हमें याद नहीं करना है। इतना हमें लेना कि हिंदू के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे। अगला है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो मैंने आपको बता ही दिया होगा इस दिन कि हुआ ये कि जो डिसाइड की गई थी डेट, उससे पहले ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और मूवमेंट का आउटकम जितनी स्पीड से स्टार्ट होगा उतने ही जल्दी उसका आउटकम भी फेड आउट हो गया। फेड आउट यानी मिल नहीं पाया जो मिलना चाहिए था। तो दोनों ही दिक्कतें यहाँ पे हुई। ये फोटो दिखा रही है किस तरीके से, मतलब एक तरीके से पेंटिंग है कि रिवॉल्ट हुआ किस तरीके से, उन सब बातों में ये काम की हमारे लिए है नहीं। अगेन ये सोर्स लिखे हुए हैं, बेसिकली ये सोर्स किसके काम में आते हैं, स्कूल लेवल पर काम आते हैं, बोर्ड लेवल पर। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में। कैसे क्वेश्चन होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मतलब पहले पैराग्राफ दे देंगे, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये हमको करना नहीं तैयार। अगला है द म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी मतलब है छोटा मोटा झगड़ा। ये कौन बोल रहा है कि छोटा मोटा झगड़ा है, ये बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि बहुत छोटी मोटी बात थी और ये रिवॉल्ट हो गया। इंडियंस क्या बोलेंगे कि बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ और बहुत कुछ इससे आउटकम निकल के भी आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ध्यान नहीं करना है, बस आप ये समझिएगा कि कॉमन एनिमी आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, अगर वो इंडियन है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से क्या हो रही होगी, दिक्कत हो ही रही होगी, चिंता न कीजिए आप लोग। और इसीलिए सभी लोग मिल गए, उनको लगा कि यार सब मिलकर ही कुछ भला हो सकता है और मिलकर ये रिवॉल्ट करेंगे। पैराग्राफ में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए ना, याद करने के लिए, ठीक है ना। पढ़ने के लिए रीडिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन याद करने के लिए कुछ नहीं है। अगला, द बैटल इन द कैवलरी लाइन्स। कैवलरी लाइन्स का मतलब क्या होता है, घोड़े, घुड़सवार लोग, ठीक है ना, किस तरीके से रिवोल्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक किस तरीके से लोगों ने मूव किया मेरठ से दिल्ली की तरफ ऑन 29 मार्च 1857। ये लाइन मैंने आपको एक दिन और पढ़ाई होगी है ना, बताया था कभी। 1857 में रिवॉल्ट कर रहे हैं, बताया आपको। अरे मेरी वॉइस पहुंच गया आपको?
Yes, sir. हाँ सर। ओके, तो आगे देखिए। On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. ये लाइन आपको याद रखेंगे, 29 मार्च याद कर लेना, ठीक है। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अपने सुपीरियर का ऑर्डर मानने से मना कर दिया और ज़्यादा पंगा हो गया, उन्होंने गोली मार दी उसको, मतलब मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर को। Some day later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge. अब हुआ क्या, एक अफवाह फैल गई, एक रूमर फैल गया कि जो कारतूस की कार्टिल है उसमें फैट लगा हुआ है पिग और काऊ का, और ये हमारे धार्मिक पर्पज से हिंदू के लिए काऊ और मुस्लिम के लिए पिग इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड वैल्यू रखते हैं, तो इसीलिए हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा वो देखिए। Some day later, some sepoy of the regiment at Meerut refused to the army drill. ये हमने समझ ही लिया क्या है, which were suspected of being coated with the fat of cow and pig. और ध्यान रखना, सस्पेक्टेड है, उम्मीद थी, आशंका थी, जरूरी नहीं ऐसा मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। 85 sepoy were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This has happened on 9th May 1857. अब हुआ क्या कि जो ऑर्डर दिए गए थे वो फॉलो नहीं किए, तो आर्मी ने, ठीक है, उस टाइम की आर्मी ने उनके ऊपर एक तरीके से फाइन लगा दें या फिर उनके ऊपर कुछ और किया जाएगा, ठीक है ना। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? सर ये गोरखपुर कौन से स्टेट में है? यूपी। उसका नाम अभी भी गोरखपुर ही है क्या? हाँ, छोटा जगह है, ठीक है, मेरठ के आसपास है, मान लो आप, मेरठ बड़ा जगह है, बैरकपुर अभी भी है, ठीक है। तो देखो, द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ was quite extraordinary. On 10th May, the soldier marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoy. 10 मई को क्या हुआ, सिपाही जो लोग थे, जेलें बंद थे, वो छूट गए और सभी लोग मूव करने लगे, यानी पैदल चलने लगे, कहाँ पे, दिल्ली की तरफ। स्लोगन दिए जा रहे हैं, फिरंगी बोला जा रहा है, फिरंगी यानी कि ब्रिटिशर्स जो है, और इनको बोला जा रहा है कि भाई छोड़ कर जाओ, है ना, अपने देश में जाओ, इस तरह की बातें चल रही हैं। और आपको मालूम ही होगा हर जगह मूवमेंट चल रहे थे कि भाई ब्रिटिश का रूल एक्सेप्ट नहीं करना है। और इसी बीच जो लोग होंगे वो बोलेंगे बहादुर शाह जफर को कि भाई तुम हमारे लीडर बन जाओ। अब बहादुर शाह जफर तो कुछ कर भी नहीं रहे थे वैसे भी, अब उनको लगा कि ये लोग बोल रहे हैं लीडर बन जाओ, उन्होंने बोला ठीक है बन जाते हैं। और बहादुर शाह जफर सिर्फ एक ही काम करते हैं, बहादुर शाह जफर हर एक राजा को एक लेटर लिखकर बोलते हैं कि भैया सभी लोग इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर लो, और मोस्टली लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? No, sir. ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा बहुत बार। फिरंगी टर्म आपको मालूम है ब्रिटिशर्स के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बस सिंगल स्टेप का मतलब क्या है, बहादुर शाह जफर ने सिर्फ एक काम किया कि लेटर लिख दिया बाकी रूलर्स को कि आप भी इनमें क्या करिए, सपोर्ट करिए, ओके। अब यहाँ पे देखो आगे इमीडिएट इफेक्ट क्या था, मतलब जो इमीडिएट कॉज हम लोग देखते हैं रिवॉल्ट का, तो वो वही है जो कार्टिल जो यूज की जा रही थी, जो फैट लगा हुआ था काउ एंड पिग का, वही मेन कॉज बना था इमीडिएट। उसके बाद बाकी सब चीजें थी ही थी। लेकिन ब्रिटिश के अगेंस्ट बहादुर शाह जफर के आने से लोगों को एक पॉजिटिव फील मिल रहा है, क्योंकि उनको लग ही रहा था ना कि पूरे इंडिया का रूलर कौन है, बहादुर शाह जफर। भले ही ब्रिटिश चला रहे हो सिस्टम, लेकिन तब भी लोगों को क्या लगता है, बहादुर शाह जफर ही है जो चला रहे हैं। अब धीमे धीमे रिबेलियन क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में कौन था जो मूवमेंट को लीड कर रहा था, ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को। तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेंट एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। तो पहली चीज तो नोडल पॉइंट कौन कौन से हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ की जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाइए, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। पहला, नाना साहिब अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर, यानी कानपुर में मूवमेंट कौन संभाल रहा है,
नाना साहिब, ठीक है ना, एक चीज पहला ध्यान रखना है आपको। दूसरा है बहादुर शाह जफर, तो आपको मालूम है पूरी कंट्री के लिए है। लखनऊ में अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश कादिर, बेटा है किसका, हाँ जी, बेटा किसका है, बेगम हजरत महल का। तो बेगम हजरत महल, ब्रिटिश कादिर, दोनों किस एरिया में काम कर रहे हैं, लखनऊ में। ऐसे पॉइंट में लिख लेना है आपको, है ना, पूरी की पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। तो हजरत महल एंड ब्रिटिश कादिर कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसके अलावा नेक्स्ट है झांसी, तो आपको मालूम पड़ ही रहा होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर है, ये मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और इनका मोटिव यही है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बढ़िया उनको टक्कर दी जाए। अब कौन बच गया, एक बच गया तात्या टोपे, नाना साहिब, ये ठीक है अपने अपने लेवल पर एक तरीके से रिवॉल्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। अगला है रानी अवंतीबाई लोधी, ये याद कर लीजिए। होता क्या है, रानी लक्ष्मीबाई को हर कोई याद करता है, रानी अवंतीबाई लोधी को याद ही नहीं करते। कौन से एरिया में है, रामगढ़ वाले एरिया में। वो ठाकुर रामगढ़ को याद आ रहा है, वो शोले मूवी का वही रामगढ़, मतलब वही, मतलब वो नाम। तो रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ वाले एरिया में है, मूवमेंट करेंगी, जेल जाएंगी, वहां से फ्री की जाएंगी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस तरीके से इनकी स्टोरी है। जैसे कि ध्यान होगा आप लोगों को कि मूवमेंट के लिए डेट डिसाइड की गई थी, लेकिन वो डेट प्रॉपर चली नहीं और उससे पहले मूवमेंट हो गया। तो ये मूवमेंट कैसे हुआ, टुकड़े टुकड़े में हुआ, एक साथ नहीं हो पाया, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उसको आसानी से क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इजीली मूवमेंट को सप्रेस कैसे कर पाए, क्योंकि मूवमेंट पूरी कंट्री में एक साथ हुआ ही नहीं। क्लियर। अब जितने भी जगह पे रिवॉल्ट, जितने भी जगह पे लोग ब्रिटिश के सिस्टम से नाराज थे, उन सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पर रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही बोला गया था ना म्यूटिनी है, छोटा मोटा पंगा है, नहीं, बड़ा मूवमेंट था। पूरी कंट्री, यानी पूरी कंट्री जैसे नॉर्थ इंडिया तो मोस्टली उसमें इन्वॉल्व थी ही थी। क्लियर। इसके अलावा एक और नाम अहमदुल्ला शाह, ये है फैजाबाद वाले एरिया में, ये फैजाबाद वाले एरिया में रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। फिर अगला नाम है बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, तो बी से बख्त खान, बी से बरेली, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar and old जमींदारी, नाम ध्यान रखना, 80 साल के आसपास का पर्सन है, कुंवर सिंह, ये लीड करेंगे इस एरिया में और लगातार लंबे टाइम तक ये मूवमेंट को जारी रखेंगे। नाम समझा रहे हैं, बख्त खान, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला शाह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो रिवॉल्ट हो गया, फिर कंपनी ने फाइट बैक करा, फाइट बैक यानी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। तो सप्रेस तो करना बहुत आसान है कि भाई जितनी भी है उसके अगेंस्ट अपनी आर्मी भेजो और उसको सप्रेस कर दो। तो होगा ये कि हर किसी को डिफीट किया जाएगा और डिफीट होंगे क्योंकि उनको मालूम है इंडिपेंडेंस तो मिली नहीं, और अगर वो भग जाते तो हमको इंडिपेंडेंस मिल गई होती तभी, है ना, 18 में ही। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे सप्रेस किया गया। तो पहला, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857, यानी 1857 में उन्होंने दिल्ली को वापस कंट्रोल में ले लिया। Then the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to a life imprisonment. He had his wife Begum Jinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in Rangoon November 1862. ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। रंगून जो आज का म्यांमार है वही रंगून था उस टाइम में, मतलब कंट्री वाइज बात कर रहे हैं, और वहां पर बहादुर शाह जफर की क्या हुई, डेथ। और उसके बाद तो बोल ही दिया था कि अब कोई किंग तो बनेगा नहीं, बाकी लोग क्या थे, प्रिंस बने थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहादुर शाह जफर को कंट्रोल कर लिया। देन लखनऊ में देखो, लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। तो मार्च में तो लखनऊ पे कंट्रोल कर लिया और जून में झांसी पर। एंड तात्या टोपे जंगल भाग जाएंगे, बाद में उनको पकड़ लिया जाएगा और 1859 में उनकी डेथ हो जाएगी, यानी किल कर दिया जाएगा उनको। किनको, तात्या टोपे को। क्लियर यहाँ तक। अब देखो काफी सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया होगा, कुछ लोगों ने इसमें सपोर्ट नहीं किया होगा, जिनके बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने इसमें सपोर्ट नहीं किया, बाकी हर एक इंसान ने इसमें सपोर्ट किया था इस मूवमेंट में, ठीक है। रिवेल जिसे हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट रिवेल, ठीक है। ये हो गया, ये फोटो दिखा रही किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ। आफ्टर मंथ, यानी ये पूरा का पूरा मूवमेंट होने के बाद आउटकम क्या निकला। तो ये आउटकम ध्यान रखना कि जो
बोलते हैं कि 1857 की जो फ्रीडम थी, क्रांति थी, वो फेल हो गई। तो फेल हुई कि नहीं हुई कैसे निकालते हैं हम लोग, पता कैसे करते हैं, उसके आउटकम क्या क्या रहे। तो इसके आउटकम देखिए क्या क्या है। पहला आउटकम ये निकल के आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो चुका है, अब कौन रूल करेगा यहाँ पे, ब्रिटिश क्राउन। पहला चेंज तो ये हो गया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल था ना, उसको एक टाइटल मिला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या टाइटल दिया गया, वाइसरॉय। क्या नाम दिया गया, वाइसरॉय। और दोबारा सुन लीजिए, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अभी नाम क्या कर दिया गया उनका, वाइसरॉय। इसके अलावा देखिए, all ruling chief of the country were assured that their territories would never be annexed in future। और क्राउन ने बोल दिया, नहीं क्वीन ने बोल दिया कि इन फ्यूचर किसी भी तरीके से ऐसे किसी के घर पे कब्जा, मतलब समझो कि कब्जा इन द सेंस डायनेस्टी पर कंट्रोल करना, फाइट करना, वो सब कुछ नहीं किया जाएगा, है ना। इन फ्यूचर आप किसी पे भी कंट्रोल नहीं करेंगे, सभी लोग जिए आराम से रहें, वो सब कुछ बातें बोली जा रही है। समझ में आ रहा है। यस सर। गुड, आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। क्योंकि देखो पंगा हुआ था किनकी वजह से, इंडियन सोल्जर की वजह से। तो उनको बोला कि भाई नंबर ही कम कर दो इनके, कम होंगे तो कम पंगा होगा। प्लस गोरखा, सिख, पठान, इनके नेम अलग अलग हिसाब से इनकी रेजिमेंट बनाई गई, यानी अलग अलग नाम पे अलग अलग रेजिमेंट्स बना दी गई। The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility। और ये माना जा रहा था कि बहादुर ज्यादा मुस्लिम थे, और ये अभी क्या सोच रहे हैं कि मुस्लिम लोग रिवोल्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए अब मुस्लिम को किया जा रहा है, संदेह की नजर से देखा जा रहा है, सस्पिशियस माना जा रहा है उन लोगों को। अगला, ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल इन इंडिया। और ब्रिटिशर्स ने बोल दिया जो करना है करो, हम तुम्हारे सोशल या कल्चरल मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे, है ना। तो उनसे बोल रहे हैं कि जो करना है वो कर सकते हो आप। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी टू राइट ऑफ देयर लैंड। यानी जो रिच लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, उन टाइप के लोगों को क्या किया जाएगा, सेफ्टी दी जाएगी, जिससे उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बनी रहे। ठीक है, ये जगह के नाम दिए हुए हैं, इसमें आप मार्क कर सकते हैं कि कौन सा आपको ढूंढना है। स्टेट आप देख के आगे लगाई लोगे कि कौन सी स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, अगला है खुर्दा अपराइजिंग। खुर्दा अपराइजिंग एनसीईआर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम नोट में पढ़ाएंगे आपको, वहां आपको याद कर देना है। ठीक है, बस इसके बाद ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे एक बार। इसके अलावा है फॉर हेवीली, है ना, किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। कहने वाली बात यह है कैसे बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पे भी हांगकांग की बात की हुई है। तो ये हम आईआर के साथ पढ़ाएंगे इसमें कि कौन से किंगडम की बात की जा रही है, कौन से कंट्री की। तो अभी तो बात आप ये ध्यान रखो कि इसके अंदर जो बात हो रही है वो चाइना की हो रही है मोस्टली। किसकी हो रही है बात, चाइना की। चाइना यानी चीन, ठीक है। एंड डन, ये चैप्टर इतना ही है। आपको इसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कॉपी पे लिखोगे, देन मेरे को सेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक तो 6 एंड 7, ये 3 चैप्टरों के आप आंसर्स लिखेंगे और उनको सेंड करेंगे, ठीक है। दोबारा लिख लो, 6 एंड 7, और इधर यहाँ पे कौन सा नंबर हो गया, 10। क्लियर है। यस सर। गुड। अगला है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। अगेन ये चैप्टर हमारे लिए उतना काम का है नहीं, क्योंकि हम इसे कहाँ पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे जब ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया, हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर हम लोग तभी कराएंगे आपको साथ में, मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर जो दिखाया था आपको, दिखाया था अभी। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, किसी ने एनसीईआरटी खोल के देखी है सारी अभी तक? हाँ जी, देखा हुआ यस है, सर। गुड। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर जो भी है 7 के आसपास।
सिविलाइज द नेटिव एजुकेशन एजुकेटिंग द नेशन, यानी इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ। पहले हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का पर्पज था वो था अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, और अभी कैसा हो चुका है, लर्निंग बेस्ड। ठीक है, हम हमेशा जॉब चाहते हैं पढ़ाई करके, तो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस तरीके का है ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। अगर आप इसकी रीडिंग कर लेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा, रीडिंग नहीं करोगे तो बेहतर समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, मेनक, स्नेहा, Yes, sir. याद कर पा रहे हैं आप तो जितने पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पर? हाँ या ना? सर पूरा पूरी तो याद नहीं रहा है मगर पढ़ रहा हूँ सर, ठीक बार है, बार एक ही ओके चीज पढ़ ओके, रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ओके। धीमे धीमे मैं बार बार बोलता रहूंगा तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे। बस आप पढ़ते रहिए रेगुलर जितना पढ़ सकते हैं। ओके।